नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एस्पिरेंट में। अभी सीटेट जुलाई 2023 की वैकेंसी जारी हो चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो अब उसका तैयारी जोर शोर से करना होगा आप सभी को। अगर सीटेट एग्जाम निकालना है तो और आगामी टीचर एग्जाम में बैठना है तो आज हमारा सीटेट का पहला क्लास है, इस पे CDP का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आप सबको हमारा सेशन अच्छा लगेगा। अच्छा अगर सेशन लगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है वृद्धि या अभिवृद्धि एवं विकास। वृद्धि से हम सीधा सीधा समझते हैं कोई चीज बढ़ रहा है तो वो वृद्धि है और घट रहा है तो वो कमी है। तो बढ़ना घटना ये चीज जो है ना वो वृद्धि और कमी का रूप है। तो वृद्धि में अगर हम पढ़ेंगे तो वृद्धि के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा सबसे पहले हमारा कि शारीरिक विकास। वृद्धि में आएगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जिसके अंतर्गत आपको जैसे लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये सब चीज आएगा आपको वृद्धि के अंतर्गत। और जब हम वहीं पे विकास की बात करेंगे, जब हम विकास के बारे में चर्चा करेंगे तो विकास जो है वो कई मामलों में होता है। विकास जैसे आपका मानसिक विकास हुआ, मानसिक, भाषा यानी कि भाषिक विकास, उसके बाद आपका बौद्धिक विकास, बौद्धिक, उसके बाद आपका हो गया आपका सामाजिक, नैतिक। इन सभी प्रकार के कई पहलू है जो विकास के अंतर्गत आते हैं। इन सब में अगर परिपक्वता आ जाती है तो उसी को हम विकास कहते हैं। चलो, विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का मतलब हो गया कि एक तरह से अगर आप समझे तो विकास एक ऐसा चीज है जहां पे आपका इंडिपेंडेंसी यानी किसी पे डिपेंडेंट है वो आपका डिपेंडेंट खत्म हो जाता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कहीं निर्भर हैं किसी के ऊपर, निर्भर से आत्मनिर्भरता, ये एक लाइन में कहा जाए तो विकास का ये एक प्रोसेस है। यानी कि विकास जो है आपका जहां पे आप डिपेंडेंट किसी पे है, डिपेंडेंसी खत्म होती है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है, तो वो हो गया आपका विकास। चलिए, अब वृद्धि और विकास में कुछ डिफरेंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसमें से। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ही है। यहाँ कोई ज्यादा मात्रा में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ताकि इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके एग्जाम में आएगा। पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, वृद्धि और विकास में जो कुछ डिफरेंस है उसको जान लेते हैं पहले, फिर विकास के सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर विकास कई प्रकार के हैं वो भी समझेंगे। मोरल रूप से अगर मोस्टली कहा जाए तो विकास जिस 3 या 4 प्रकार के ही होते हैं उसी के अंतर्गत सब समाहित हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो वृद्धि जो है वो एक क्रम में नहीं होता है। यानी वृद्धि क्रम में नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि कभी आपका लंबाई बढ़ गया, सपोज कीजिए लंबाई बढ़ गया, भार जो है कम हो गया। जरूरी नहीं कि लंबाई बढ़ा तो आपका भार भी बढ़ जाएगा। कभी आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया, हाइट कम गया। इसलिए वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है। लेकिन विकास जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब आप जन्म लेते हैं तो पहले आप गुरकना यानी लुढ़कना सीखिएगा, फिर आप चलना सीखिएगा, उसके बाद आप दौड़ना सीखिएगा, दौड़ना कूदना, ठीक है। या फिर पहले आप पढ़ना सीखिएगा, उसके बाद आप लिखना सीखिएगा। इस तरीके से, यानी पहले आप ए को जानेंगे उसके बाद ऐसे एप्पल सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आप एप्पल सीखने के बाद ए फॉर एप्पल जानेंगे। तो ये चीज है कि चलना, लुढ़कना, चलना, दौड़ना एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जन्म लिए पहले आप चल लेंगे फिर आप लुढ़केंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले लुढ़कना बच्चा सीखता है, फिर क्या होता है कि बच्चा चलता है, फिर दौड़ता है। तो विकास का जो है एक क्रम, एक सीक्वेंस में विकास होता है। चलिए, अगला पॉइंट हमारा है कि विकास एक सरल प्रक्रिया है। यानी विकास एक सरल प्रक्रिया कहने का मतलब कि आसान है उसको समझना, क्योंकि आपका हाइट बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, मान लीजिए वेट बढ़ रहा है, उसको हम आसानी से देख पा रहे हैं और वो आप किसी भी प्रक्रिया में है तो वो काम जारी है। लेकिन विकास जो है वो जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कहने का सेंस कि विकास अगर आप अचेतन मन में है, कहने का मतलब चेतन जागृत नहीं है, अगर आप सोए हुए हैं तो आपका मानसिक, जैसे मानसिक, बौद्धिक, ये सब विकास जो है वो जो बॉडी के अंदर होता है, जिसको हम देखते नहीं है, ठीक है, वो प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं कि वृद्धि का मापन जो है वो संभव है। यानी कि आपका हाइट कितना बढ़ा, आपका वेट कितना है, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास का सटीक मापन या फिर मापन संभव नहीं है। कुछ मायनों में छोड़ो, कुछ मायनों कहने का मतलब हो गया आपका कि जैसे कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि का अगर मापन कर लेते हैं, यानी कि मानसिक मापन कर लेते हैं कि आपका बुद्धि लब्धि कितना है, लेकिन उसके अलावा वो भी एक सटीक नहीं है। वो एक फॉर्मूला तैयार है और वो सटीक मैथ की तरह नहीं है कि 2 + 2 4 होता है, ये सत्य है।
पर वहां वे सत्य नहीं है, वो एक सटीक मापन है, वो एक तरीका है, एवरेज मापन है वो, लेकिन विकास का मापन फिर कहीं तो संभव नहीं है उस मामले को छोड़ करके। ठीक है, तो इतना हमको ध्यान रखना है कि विकास का मापन संभव नहीं है सिर्फ मानसिक मामलों में छोड़ करके, जहां पे बुद्धि की बात आती है तो उसको मापने का फॉर्मूला है जो बुद्धि निकाला जाता है। लेकिन विकास का, वृद्धि का मापन जो है वो संभव है, आसानी से संभव है कि आपका हाइट कितना बड़ा, कितना हाइट है, वेट कितना है, इसको हम आसानी से माप सकते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि करने के बाद मतलब हुआ कि हाइट जो है, जैसे निश्चित आयु होता है, मान लीजिए एवरेज 20 से 25 वर्ष की आयु के बाद आपका हाइट बढ़ना रुक जाएगा, यानी ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो जीवन के अंत तक चलती है। यानी जन्म यानी क्या कहा कि गर्भ से लेकर के, जन्म से पहले से लेकर के और कब्र तक, यानी वुम्ब टू टूम कहा जाता है इसको, तो गर्भ से कब्र तक यानी जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत कहने का मतलब हो गया कि जब तक आपका जीवन है तब तक विकास जारी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि वृद्धि जो है वो बाह्य रूप से होती है। बाह्य रूप से कहने का मतलब कि आपका हाइट कितना बड़ा, वेट कितना बड़ा, इन दोनों चीजों को हम नाप तोल सकते हैं और ये दिखता है, इसीलिए बाह्य रूप से होता है। लेकिन विकास जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। और वृद्धि जैसे हाइट बढ़ा उसको विकास भी कहा जा सकता है, इसीलिए कहा कि विकास जो है वो आपका बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। आंतरिक कहने का मतलब आपका मानसिक विकास कितना हुआ, आपका बौद्धिक विकास कितना हुआ, आपका संज्ञानात्मक विकास कितना है, आपका मोरल विकास कितना है, यानी आपके अंदर जो चल रहा है, जो आपके सॉफ्टवेयर में चल रहा है उसका विकास कितना हुआ, और उसके बाद बाह्य रूप से विकास कितना हुआ। तो विकास जो बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि सिर्फ बाह्य रूप से होता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक या परिणात्मक होता है, यानी कि वृद्धि का मापन संभव है। कहने का वृद्धि एक मात्रा के रूप में है, उसको हम माप सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं, लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कहने का मतलब हुआ कि विकास, वृद्धि जैसे कि आपका हाइट हम नाप लिए, लेकिन वो तो वृद्धि हुआ कि उसको हम माप लिए, और विकास गुणात्मक रूप से बढ़ता है। कहने का मतलब आपका हाइट वेट के साथ साथ आपका बौद्धिक मानसिक इन सभी चीजों का विकास होता है, इसीलिए विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि वृद्धि लंबवत होती है और विकास जो है लंबवत या क्षैतिज यानी कि वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि सुसुप्त अवस्था में भी संभव है। सुसुप्त कहने का मतलब हो गया कि शांत अवस्था में, यानी कि अगर आप रात को सपोज कीजिए कि सो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रात में हाइट बढ़ना आपका रुक जाएगा, हाइट बढ़ता रहेगा। लेकिन विकास जो है वो चेतन अवस्था में ही संभव है। चेतन मतलब जागृत अवस्था में। अगर आप वर्क कर रहे हैं, आप मानसिक माइंड का उपयोग कर रहे हैं, सपोज कीजिए अगर आप जागृत हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तभी आपका बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास ये सब हो सकता है। अगर आप सोए हुए हैं, आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका वहां पे विकास नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है चेतन यानी कि जागृत अवस्था में संभव है, सजग अवस्था में संभव है। और विकास वृद्धि के एक दूसरा पॉइंट है कि विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। कहने का मतलब हुआ ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि आपका हाइट बढ़ेगा तभी आपका मानसिक विकास होगा, आपका वेट बढ़ेगा तभी मानसिक विकास होगा। हो सकता है किसी का हाइट कम हो, उसका मानसिक विकास अत्यधिक हो सकता है किसी का वेट ज्यादा हो फिर भी उसका मानसिक विकास जो है वो कम हो, हाइट ज्यादा हो तो कम हो। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है उसको वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, विकास उसके बिना भी संभव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आया कि विकास का सिद्धांत, यानी सिद्धांत कहने मतलब कई दिशाओं में कई रूप से विकास का सिद्धांत है, वो इन्हीं सब पॉइंटों में से निकल कर आता है। विकास की दिशा क्या है, विकास जो है वो प्रतिमान रूप से ही बढ़ता है। कहने का मतलब जो जिस जीवन के या फिर जिस समूह के लोग हैं वो सार्वभौमिक पूरी दुनिया में वो एक ही सीध में अपने एक ही जाति में बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आगे देखते हैं उसको हम। चलिए दोस्तों विकास की दिशा को हम जानेंगे। विकास की दिशा जो है उसमें दो दिशा होता है, एक होता है आपको शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख या मस्काधोमुखी। इसका दो नाम है, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। शीर्षाभिमुख या मस्काधोमुखी, इसमें क्या होता है, इसमें जो विकास होता है बालक का वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, इसमें जो विकास होगा वो होगा सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर। सिर से पैर कहने का मतलब हुआ कि बालक का जो विकास होता है वो पहले सिर का होता है। अगर बालक गर्भावस्था में भी रहता है तो उसका जो सिर का पहले विकास होता है। जब बालक जन्म होता है तो देखते होंगे आप लोग कि बालक का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है और जल्दी विकसित भी होता है वो। उसके बाद धीरे धीरे अन्य अंग जो है विकसित होना शुरू होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है एक। और दूसरा जो दिशा है, दूसरा ये पहला था आपको, दूसरा जो दिशा है उसको बोला जाता है अधोगामी। अधोगामी या समीप दूरामुखी, समीप दूराभिमुख।
इसमें क्या होता है कि इसमें जो विकास होता है वो आपको मध्य से बाएं की ओर होता है, यानी केंद्र से बाएं की ओर है या फिर मध्य से बाएं की ओर है, तो आप मारेंगे आंसर उसका कि वो अधोगामी और ऑप्शन में तो वो, नहीं तो समीप दूराभिमुख। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मध्य यानी कहने का मतलब बच्चा जो है सबसे पहले बच्चे का क्या होगा, फिर विकास की जो गति है उसमें रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होता है। कि देखते हो कि बच्चा जब हाथ पैर इत्यादि का प्रयोग करना शुरू करता है उससे पहले वह उलटना पुलटना शुरू करता है, वो अपने रीढ़ की हड्डी वाली कर पाता है और उसका ग्रोथ होता है। और जब बच्चा दोनों पैर और हाथ रोक करके लुढ़कना शुरू करता है तो क्या होता है, उसका रीढ़ का हड्डी है उसमें उसको सहारा बनता है और धीरे धीरे पैर हाथ सबसे यूज करना शुरू करता है। तो ये कहा जाएगा आपको मध्य से बाएं की ओर विकास। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये हो गया आपको मध्य से बाएं की ओर, मध्य या केंद्र भी लिखा रह सकता है, केंद्र से बाएं की ओर, यानी कि समीप से दूर जा रहे हैं, वो विकास हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब हुआ कंटिन्यूटी, जो कि पहले देख चुके, विकास जो है सतत प्रक्रिया है और अनंत तक चलने वाली, अनंत यानी जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर के कब्र तक। तो वही है ये कि विकास जो है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी भी पीछे नहीं हो सकता है। विकास का एक अंतिम, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करेंगे उसमें विकास का जो है अंतिम अवस्था जो एक होता है कि प्रौढ़ा यानी कि वृद्धा अवस्था, उसमें क्या होता है कि विकास का एक डीके का अवस्था है, वो भी विकास का ही हिस्सा है। उसको हम ये ना समझ लेंगे कि वो पीछे आ रहा है, कि जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो वो बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है, तो उसको वो भी एक विकास का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब ही हुआ कि एक साथ जोड़ना, सभी चीज को इकट्ठा करके काम करना। एकीकरण में इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने हाथ पैर यानी पूरे बॉडी का यूज करता है और मानसिक स्थिति का भी, यानी कि मानसिक विकास, मानसिक जो उसकी गति है उसको भी यूज करता है। इसमें क्या होता है कि हाथ पैर या कहिए पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, मानसिक सभी के साथ क्रिया करना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कि अगर बच्चा दौड़ता है या कूदता है तो वो क्या करता है, वो अपने पैर का, पूरे बॉडी का, पूरे मांसपेशियों का, सभी चीज का यूज करता है। या फिर कोई अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, वर्क करने में पूरे बॉडी के यूज के साथ साथ अपनी मेंटलिटी, दिमाग को भी यूज कर रहे हैं। वो हो गया आपका एकीकरण का सिद्धांत। चलिए अगला पॉइंट है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब है कि हम विकास की दिशा को समझ सकते हैं पहले से कि विकास किस दिशा में तेजी से हो रहा है, ये हम नाप सकते हैं। ये हो गया आपका पहले से समझ लेना विकास किस तरफ हो रहा है। ये सब पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा आता है भिन्नता। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो हमारा आता है भिन्नता, भिन्नता का सिद्धांत। तो भिन्नता में क्या है कि सभी का विकास अलग अलग हो सकता है। किसी का मानसिक जो क्षमता है वो अधिक होगा, किसी का कम होगा, किसी का बौद्धिक क्षमता अधिक होगा, किसी का संज्ञानात्मक विकास अधिक होगा, किसी का कम होगा। ये आता है आपको भिन्नता में, यानी कि अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी बच्चों का एक जैसा ही होगा सब कुछ। अलग अलग बच्चों में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक इत्यादि का विकास होना। चलिए, तो विकास के सिद्धांत को हम पढ़ लिए हैं। अब आएंगे हम विकास की अवस्था में। उससे पहले हम जानेंगे कि विकास के मुख्य प्रकार अगर हमसे पूछ दिया जाए तो मुख्य प्रकार में कौन कौन से आते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। उससे हम विकास के सभी प्रकारों को हम आसानी से समझ सकते हैं, वो सब उसी में इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। विकास के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो आपको आ जाएगा उसमें, ये रहा विकास, इसमें आपको आ जाएगा शारीरिक, शारीरिक मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, वेट, ये सब। उसके बाद आ जाएगा आपका नैतिक, चलिए नैतिक, संज्ञानात्मक, और आपका आ जाएगा इधर संवेगात्मक। संवेगात्मक नैतिक के अंतर्गत ही सामाजिक भी आ जाएगा, क्योंकि समाज में आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं ये भी आपके नैतिक मूल्य को भी दर्शाता है, समाज में कैसे आप रह रहे हैं। ये चार है मुख्य रूप से। इसके अंतर्गत आप बौद्धिक विकास, ये सब चीज इत्यादि रूप से आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से आप उसको अनुमान लगा सकते हैं।
तो मुख्य रूप से ये 4 है, इसमें कभी कभी जो है 3 ही लिया जाता है। सोशियो इमोशन को एक साथ ही ले लिया जाता है, जैसे इसको एक साथ ही ले लिया जाता है। तो यह हो गया आपका फिजिकल, ये हो गया आपका सोशल, ये हो गया कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, और ये हो गया इमोशन। ये हो गया सोशल, ये हो गया आपका फिजिकल। ठीक है, इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा होगा वो होगा विकास का अवस्था। मेनली 2 टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद दूसरा जो उसका जो पहलू है, दूसरा टॉपिक छोटा सा है वो विकास की अवस्था, उसको भी हम पढ़ाएंगे। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक में हमारा क्या आता है। विकास के मामले में सभी वैज्ञानिक को अवस्था का जो मत है वो अलग अलग है, इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस टॉपिक से या जिस वैज्ञानिक से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाएगा हम उसका जवाब उसके ऑप्शन के अनुसार देंगे। इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि कहीं पे अवस्था 2 से 7, जैसे जीव विज्ञान में जाएंगे 2 से 7 हो जाता है, कहीं पे 2 से 6 है, इसलिए घबराना नहीं है। उसके लिए जैसा आपको कोई प्रश्न रहेगा और उसका ऑप्शन जैसा रहेगा वैसे हमको जवाब देना है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एक बार में। जैसे विकास की अवस्था की बात करते हैं, विकास की अवस्था, इसको हम इस रूप में, पहला अवस्था जो हमारा होगा, तो पहला अवस्था जो बच्चे का होता है वो होता है आपको गर्भावस्था। गर्भावस्था यानी कि 9 महीने या 280 दिन या 38 से 40 वीक, ठीक है, 38 से 40 सप्ताह। दूसरा होता है हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था हो जाएगा आपका, वैसे 0 से 2 ही होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि होता 0 से 2 है। नॉर्मल आपसे पूछ दिया जाए कि शैशवावस्था का कितना है, तो 0 से 2 होता है। और एक पॉइंट बीच में आ जाएगा आपका नवजात। अगर नवजात के बारे में शैशवावस्था न देकर के आपसे ये पूछ लिया जाए कि नवजात का अवस्था कितना होता है या फिर उसका एज कितना होता है, तो जो नवजात का होता है, नवजात शिशु, वो हो जाएगा आपका 0 से 28 दिन। ठीक है, इसको ध्यान रखें, कभी कभी ये ना देकर के ये दे देता है और पूछ देता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो शैशवावस्था में आ गए हम 0 से 2, इसको हम 0 से 5 लेकर के भी चलते हैं, कोई 0 से 5 भी लेते हैं। तो 0 से 5 अगर कंफ्यूजन मत पड़ना है कि 0 से 5 क्यों हो गया। ठीक है, जब हम 0 से 5 की बात करेंगे तो इस अवस्था में क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव आते हैं बच्चे में, बच्चा कैसा बिहेव करता है, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। चलिए, शैशवावस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। 0 से 5 में जाकर के हमको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए 0 से 5 को हम मिटा दिए हैं। चलिए, इसमें एक ही 2 पॉइंट याद रखना, इसे निर्भरता की अवस्था है, निर्भरता की अवस्था इसे कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो बच्चे जो है हर एक चीज के लिए, चाहे उसको पोटी करना हो, चाहे उसको दूध पीना हो, चाहे किसी भी चीज के लिए उसको निर्भर रहना पड़ता है अपने माता पिता पे। ठीक है, और आगे आते हैं हम बाल अवस्था में। तो बाल अवस्था की जो अवधि होती है ये आपको पता है 2 से लेकर के 12 वर्ष होती है। उसमें है पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था ये आपका हो जाएगा 2 से 6। ठीक है, 2 से 6 हो जाएगा। इस एज में क्या होता है कि बच्चा जिज्ञासु होता है, इसलिए इसको क्यूरियोसिटी की अवस्था भी कहा जाता है, जिज्ञासु होना। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें निर्भरता की अवस्था इसमें भी आती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसको टॉय एज भी कहा जाता है, यानी कि खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपको इसमें अनुकरण करता है बच्चा इसमें, तो अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है, या फिर अनुकरण करता है बच्चा। अगर आपको अवस्था में कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा होगा तो ये मत समझिए कि ये सब अवस्था ही है, ये इस अवस्था में बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो इसके अंदर समझिए इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका पॉइंट है, डिस्क्राइब किया हुआ। अनुकरण करते हैं बच्चे, अनुकरण करने का मतलब हुआ कि बच्चे देख करके सीखते हैं। आप घर में जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे आपके वैसे ही व्यवहार करेंगे। चलिए, अगला इसमें पॉइंट आ जाता है आपको आत्म प्रेम। आत्म प्रेम की भावना। इस समय बच्चों में क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी कि उसको सिर्फ खुद से प्रेम होता है, उसका सेवा होना चाहिए। आपके घर में क्या समस्या चल रहा है, कोई मर गया रोना धोना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हंसना है वो हंसेगा, उसको रोना है रोएगा, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ आत्म प्रेम की भावना उसके अंदर उस समय जागृत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा कि बच्चे इसमें जो है
और तार्किक चिंतन भी करते हैं। और तार्किक चिंतन यानी कि उनका जो थॉट होता है ना उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, वो अपने मर्जी से कुछ भी सोचते हैं, आपसे कुछ भी कहेंगे लेकिन उसका तर्क नहीं दे पाएंगे वो। चलिए 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा चौथा आ जाएगा उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था ये कितना होता है? तो बाल अवस्था 2 से 12, इसमें 2 से 6 हो गया आपका पूर्व बाल अवस्था, और 6 से 12 जो है वो आयु होता है 6 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल अवस्था की। ये अवस्था जो होता है वो अनोखा काल होता है। अनोखा काल, अनोखा काल करने का मतलब यूनिक पीरियड होता है। इस पीरियड में बच्चे को आप जिस तरीके से उसको मोड़ेंगे, जिस दिशा में उसको मोड़ना चाहेंगे, उस समय वो उस दिशा में प्रगति करेंगे, यानी जैसा उसको व्यवहार उसके साथ आचरण करेंगे या फिर जैसा वो देखेगा उस तरीके का वो काम करेगा। इसीलिए आपको अपने घर में अच्छे व्यवहार, अच्छे वातावरण बना के रखना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इसको स्कूली एज भी, स्कूली अवस्था भी कहा जाता है। कहने का मतलब इस समय बच्चे क्या होता है, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, स्कूल की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसमें बच्चे जो है तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल बात करना भी शुरू कर देते हैं। कोई चीज को देखते हैं तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इनके अंदर आ जाती है, उसको जानना भी शुरू करेंगे। अगर कुछ रीजन, कुछ चीज अगर लेना चाह रहे हैं आपसे या फिर कुछ बताना चाह रहे हैं, उसके पीछे वो तर्क देंगे कि वो क्यों ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसे कहने का मतलब यही हुआ कि तर्क के साथ वो बात करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था कहने का मतलब हुआ कि बच्चा जो है कोई गलत काम नहीं करता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं होता, वो मस्त मौला मनमौजी होता है। जैसे स्कूल जा रहे हैं तो बैग यहाँ लटक रहा है, शर्ट इधर गंदा पड़ा है, आए सीधा खोल दिए, पटक दिए, कोई मतलब नहीं है, जो करना है मम्मी करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट जो हमारा होगा इसमें, इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। खेलों की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे को खेलने का ज्यादा शौक होता है। इससे पहले जब हम पढ़े थे पूर्व बाल अवस्था, उसमें क्या था, वो खिलौनों की अवस्था थी, और ये खेलों की अवस्था है। उस समय उसको खिलौना पसंद होता है, इस समय इसको खेलना ज्यादा पसंद होता है। उसके बाद आपको इसको टोली या समूह, टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपना ग्रुप बनाना पसंद स्टार्ट कर देते हैं, अपने बच्चों, अपने हम बच्चों के साथ अपने टोली में रहना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि स्फूर्ति, स्फूर्ति अवस्था। स्फूर्ति करने का मतलब तेज तरार होना, फास्ट हो जाता है बच्चा का गति जो है, मानसिक गति, हर एक गति जो उसका तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है, वो किसी भी चीज को जल्दी कैच करने लगता है, इसलिए इसको स्मार्ट एज यानी स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका संग्रहण, संग्रहण करना। इस संग्रहण की अवस्था कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज को देखता है तो उसको ऑब्जर्व जल्दी करता है, संग्रहण करना शुरू कर देता है, जो चीज उसको पसंद है उसको जमा करना शुरू कर देगा। बच्चे को देखते हैं कि उसको पैसे का अगर यूज नहीं पता है तो तुमसे पैसा देखता है तो वो क्या करता है, चुपका में रखना शुरू कर देता है, या जो चीज उसको पसंद है उसको अपने पास रखता है, ये उसके संग्रहण की अवस्था आ जाती है। या आप कहीं किसी चीज को कोई बात बोल देते हैं तो बच्चा, आप समझ रहे हैं कि बच्चा नहीं सुन रहा है, लेकिन बच्चा अगर सुन लिया है, आपको पता भी नहीं है वो कितने जगह बोल देगा, और अब 20 दिन बाद भी पूछेंगे तो उसको याद रहेगा, यानी उसका मेमोरी पावर तेज होता है, संग्रहण क्षमता उसमें बढ़ते जाती है। चलिए अगला पॉइंट आ जाएगा आपको किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था ये जो होता है ये 12 से 18 वर्ष, इसको हेजार्डस यानी खतरनाक एज भी कहा जाता है। पहला पॉइंट इसका जान लीजिए किसको कहा जाता है, खतरनाक अवस्था, क्योंकि इस समय बच्चा में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है, उनकी एक्टिविटी बदलता है, समाज में रहने का तरीका बदलता है, उनका सोच बदल जाता है, उनका सोच इस तरीके का हो जाता है कि जो हम हैं हम ही सही है, इस टाइप से उनका सोच हो जाता है। इस समय बच्चे का संगति का असर पड़ता है, जिस संगति में वो ज्यादा रहेंगे, गलत संगति में पड़ गए तो उनका ग्रोथ उसी दिशा में होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको खतरनाक एज भी कहा जाता है। इस एज में बच्चों का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। तूफानी अवस्था भी कहा जाता है इसको, किसी की बात नहीं सुनना, अपने मन की करना। अगला पॉइंट है इसमें कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसको कहा जाता है विषम लिंगी आकर्षण। कहने का मतलब हार्मोनल चेंजेस लड़कों लड़कियों दोनों में होता है, तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना शुरू कर देते हैं, इसीलिए विषम लिंगी आकर्षण कहा जाता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव बढ़ जाता है, आकर्षण होना शुरू कर देते हैं, आकर्षित होना। चलिए अगला पॉइंट हमारा ये संघर्ष, तनाव, उलझन,
की अवस्था भी है। कहने का मतलब इस उम्र में बच्चे क्या होता है, बहुत ज्यादा जब घूमेंगे टहलेंगे और उनका ग्रुप बनेगा, अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं और उनके मन में कई सारे द्वंद चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय होता है कि उनको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जो हम हैं वही सही है, और वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए उनके क्या होता है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, उनके ऊपर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है उनके दिमाग में। तो तनाव उलझन की अवस्था भी इसको कहा, यह सबसे कठिन अवस्था है। ये सबसे कठिन अवस्था है। तो अगला पॉइंट हमारा है वीर पूजा, यानी कि हीरो वर्शिप। इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, उनको लगता है कि हम जो है वो तो है ही, फिर उनको लगता है कि अगर हमसे बेहतर उम्र में देखता है कि हमारे सोच के हिसाब से अगर कोई उनको मैच करता है, चाहे वो अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, और उनकी संगति में कोई बुरे लोग हैं जो गलत कर रहे हो, जैसे देखते हैं कि अभी टीनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किन्हीं लफुआ से या लफंगा से उनका दोस्ती है तो उनको लगता है कि हम हीरो है। ये क्या होता है कि उनको आइडियल मान लेते हैं कि हमारे भैया है ये। उसी तरीके से बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे अच्छे जो सोच के होते हैं या फिर अलग किसी दार्शनिक को या भगत सिंह को, यानी कि वीर लोगों को जो है, जो उनको लगता है कि हमसे बेहतर है, हमसे बढ़िया है, जो अच्छे पिए हैं, उनको क्या करते हैं, वो अपना आइडियल मान लेते हैं। ये आ जाता है आपका वो हीरो वर्शिप, यानी कि वीर पूजा में। चलिए अगला जो है हमारा अगला पॉइंट है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया आपको कि दूर का बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, जो चीज नहीं है या किसी चीज के बारे में दूर तक सोचने की क्षमता रखने लगते हैं, उसके बारे में विचार करने लगते हैं। अगर आप जैसे कि किसी को कोई प्रश्न देते हैं, सपोज कीजिए, तो प्रश्न देते हैं तो क्या करना है, अगर बच्चा को नहीं आ रहा है तो ट्राई करता है इन द सेंस कि पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन चीज को पाना चाहता है, उसके लिए वो आगे की तरफ दूर तक सोचता है, अपने विचार को अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, जहां से वो सोल्यूशन पाना चाहता है। तो ये होता है आपका अमूर्त चिंतन। चलिए ठीक है, आज का जो दोनों टॉपिक था हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। आशा करते हैं कि हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, और जो एग्जाम के पर्पज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर बनाया जाएगा। ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है, मात्र 2 महीने का समय है, और इसी में हमको सारा टॉपिक कवर करना है। ईवीएस भी, सीडीपी, ईवीएस और यानी जो हिंदी है उसको भी कवर किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे, सीटेट पास करने की